जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने 8th पे कमीशन को जनवरी 2025 में मंजूरी दी थी। उसके बाद 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में इलेक्शन हुए, बीजेपी जीत गई। उस जीत के बाद सरकार 8th पे कमीशन को थोड़ा भूल सी गई है। तो पिछले 6 महीने में ना तो चेयरमैन का चयन हुआ है, न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की गई हैं। मैंने हाल ही में इस देरी के विषय में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो 8th पे कमीशन को अनाउंस हुए 6 महीने बीत गए हैं। हाल ही में 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा हुई। राज्यसभा मेंबर श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने इस बारे में फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा। सवाल था कि क्या गवर्नमेंट को जेसीएम की ओर से 8th पे कमीशन पर कोई रिकमेंडेशंस आई हैं? अगर आई हैं तो ये बताएं कि जेसीएम ने क्या रिकमेंडेशंस यानी सुझाव दिए हैं। तो पहली बात तो ये जेसीएम है क्या? तो जेसीएम का फुल फॉर्म है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। जेसीएम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये लोग कर्मचारियों की ओर से गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। जेसीएम का एम है कि एम्प्लॉयज के सर्विस कंडीशंस, पे स्ट्रक्चर, वेलफेयर और शिकायतों को एड्रेस किया जा सके। जेसीएम की नेशनल काउंसिल में सभी बड़ी यूनियंस के लीडर शामिल होते हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित सुझाव अलग से जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो सिविलियंस और आर्म्ड फोर्सेस दोनों को अफेक्ट करते हैं। जैसे पे लेवल कितने होने चाहिए, कम्यूटेशन कितने साल तक लागू होनी चाहिए। ये सभी बातें हम सैनिकों को भी उतना ही इफेक्ट करती हैं जितना सिविलियंस को। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि जेसीएम ने सरकार के सामने 8th पे कमीशन के बारे में क्या मांगे रखी हैं। तो ये था जेसीएम का अर्थ। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन के बाद हाइप बटन पर भी क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस को और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो चलिए वापस चलते हैं राज्यसभा में। तो श्री कलिता के सवाल का जवाब दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार के पास जेसीएम से सुझाव आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जेसीएम ने 8th पे कमीशन के बारे में गवर्नमेंट को क्या सुझाव दिए हैं। तो ये सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, जेसीएम ने कहा है कि 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की पे, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, पेंशन और पेंशन बेनिफिट्स जैसे ग्रेचुइटी को रिव्यू करे। तो इस पहली रिकमेंडेशन में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है पेंशन। कुछ समय पहले कंफ्यूजन हुआ था कि सरकार पेंशनर्स को 8th पे कमीशन से बाहर रखने वाली है। जेसीएम ने पहले भी ये क्लियर किया था और गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफाई कर दिया था कि हाँ, पे कमीशन के बेनिफिट पेंशनर्स को भी मिलेंगे। यहां जेसीएम ने उस बात को दोहराया है। तो जिन एम्प्लॉयज की पे और पेंशन को 8th पे कमीशन कंसिडर करेगी, उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नंबर 2, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी। नंबर 3, डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। नंबर 4, पोस्टल डिपार्टमेंट के ग्रामीण डाक सेवक। नंबर 5, यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज। तो हालांकि सेंट्रल पे कमीशन के रूल राज्य के एम्प्लॉयज पर लागू नहीं होते, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी वगैरह के एम्प्लॉयज पर लागू होते हैं। नंबर 6, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ। नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की पे कमीशन के दायरे में नहीं आती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाकी एम्प्लॉयज पे कमीशन के दायरे में आते हैं। जजेस की पे संसद अलग से तय करती है। नंबर 8, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन वगैरह। और नंबर 9, ऑटोनोमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटीज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम्स यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट और एम्स वगैरह। तो ये था पहला सुझाव कि इन सब लोगों की पे और पेंशन को रिवाइज किया जाए। दूसरा सुझाव है मिनिमम वेज के बारे में। जेसीएम ने कहा है कि 8th पे कमीशन मिनिमम वेज की परिभाषा को दोबारा से स्टडी करे।
नए जमाने के हिसाब से। मिनिमम वेज ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सरकारी कर्मचारी और हमारी फैमिलीज एक डिसेंट और डिग्निफाइड लाइफ जी सके। साथ ही जेसीएम ने कहा है कि आज तक पे कमीशंस फैमिली का साइज 3 मेंबर्स लेती आई हैं, यानी 2 बच्चों को 1 यूनिट लिया जाता है। जबकि 2019 में लेबर मिनिस्ट्री एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भविष्य में फैमिली साइज 3 से बढ़ाकर 3.6 यूनिट्स माना जाना चाहिए। तो 8th पे कमीशन को नए पे स्केल बढ़े हुए फैमिली साइज के अनुसार डिफाइन करने चाहिए। नंबर 3 सुझाव, पे लेवल मर्जर। जेसीएम ने कहा है कि 7th पे कमीशन के कुछ पे लेवल्स को मर्ज किया जाना चाहिए, यानी 2 पे लेवल्स मिलाकर एक कर देना चाहिए। जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज होना चाहिए, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ। जैसा कि आपको मालूम होगा, फौज में सिपाही का मिनिमम लेवल 3 है। तो अगर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होती है तो हमारे पे लेवल का सिस्टम भी पहले से बेहतर और समझने में आसान हो जाएगा। नंबर 4 सुझाव, एमएससीपी रिफॉर्म्स। आप में से बहुत से सैनिक एमएससीपी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन से अफेक्टेड हैं। एमएससीपी 6th पे कमीशन ने 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। इसके अंतर्गत 8, 16 और 24 साल के बाद हमारे सैनिकों को पे अपग्रेड मिलता है अगर उनका प्रमोशन ना हो तब भी। लेकिन एमएससीपी के बारे में सैनिकों की बहुत सी ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें हैं। तो हम आशा कर सकते हैं कि एमएससीपी को पहले से ज्यादा लाभदायक और क्लियर बनाया जाएगा। नंबर 5 सुझाव, इंटरिम रिलीफ। जब तक 8th पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक एक इंटरिम रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को दिया जाए। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पिछली पे कमीशंस भी 2 साल देर से आई हैं। सरकार इतनी मेहरबान कभी नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस डिमांड से ये हो सकता है कि सरकार पे कमीशन को थोड़ा जल्दी ले आए। वास्तव में क्या होगा कोई नहीं कह सकता, या तो सरकार को मालूम है और या ऊपर वाले को। नंबर 6, डीए मर्जर। डीए और डीआर को तुरंत पे और पेंशन के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। हर पे कमीशन के बाद डीए और डीआर 0 हो जाते हैं और पे या पेंशन के साथ मर्ज हो जाते हैं। जेसीएम ने कहा है कि ऐसा तुरंत किया जाना चाहिए। होगा या नहीं सरकार को मालूम है। नंबर 7, पेंशन रिफॉर्म्स। पेंशन के मामले में जेसीएम ने 4 डिमांड्स रखी हैं। नंबर 1, कम्यूटेड पेंशन को 12 साल के बाद रिस्टोर किया जाए। आज की डेट में पेंशन को 15 साल के बाद रिस्टोर किया जाता है। नंबर 2, हर 5 साल में पेंशन रिवाइज की जानी चाहिए। नंबर 3, पास्ट और फ्यूचर पेंशनर्स के बीच बराबरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मांग, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को हटाकर पुराना पेंशन स्कीम वापस लाया जाए। इनमें से पहला पॉइंट यानी कम्यूटेशन हम सैनिकों पर भी लागू है। बाकी 3 पॉइंट्स में बेसिकली सिविलियंस बोल रहे हैं कि हमें भी आर्म फोर्सेस की तरह 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई अलग से चल रही है। बहुत से मुद्दे सरकार ने एड्रेस नहीं किए हैं। हो सकता है आर्म फोर्सेस की तरफ से जो सुझाव जाएंगे उनमें ओआरओपी के पेंडिंग पॉइंट भी शामिल किए जाएंगे। नंबर 8 सुझाव, मेडिकल फैसिलिटीज। सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में सुधार किए जाएं ताकि सभी एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सर्विसेज मिल सके। इस बारे में कहना चाहूंगा कि सीजीएचएस की सुविधाएं और फंडिंग ईसीएचएस से काफी बेहतर है। तो अगर सीजीएचएस में सुधार होता है तो आशा है कि वो बेनिफिट ईसीएचएस को भी पास किए जाएंगे। और इस बारे में भी आर्म फोर्सेस 8th पे कमीशन सेल की ओर से सुझाव सरकार के पास जाएंगे। नंबर 9, सीईए और हॉस्टल सब्सिडी। आज की डेट में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी तभी तक मिलते हैं जब तक बच्चे स्कूल में हैं, 12th क्लास तक। जेसीएम ने डिमांड की है कि ये अलाउंसेस कॉलेज में भी लागू होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने तक। नंबर 10 सुझाव, एडवांस स्कीम्स। पहले की तरह इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस की सुविधा वापस लाई जानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट से मिल सके। और अंत में नंबर 11 सुझाव,
रिस्क अलाउंस, रेलवे एम्प्लॉयज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के डिफेंस सिविलियंस को स्पेशल रिस्क अलाउंस और इंश्योरेंस कवर दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी जेसीएम की रिकमेंडेशंस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने सदन को यह भी बताया कि जेसीएम की तरह उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग और राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव कब आएंगे और 8th पे कमीशन कब बनेगी, इसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। देखते हैं क्या होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।